बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 2 जून पाकिस्तान में मंगल की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 185। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। एक तो आज कायदे किल्लत जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के साथ ही पहुंचे हैं गिलगित बल्तिस्तान, और उन्होंने वहां पर वो शगुफे छोड़े हैं कि पास अफदर को भी पीछे छोड़ दिया है। हमें तो लगता था कि वही वहां पर मज़ाहिया तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो वहां पहुंचकर मज़े का खेज बातें की हैं। इंजॉय करेंगे आप, पूरा मनोरंजन होगा वीलॉग के अंदर। आपको उनकी स्टेटमेंट्स सुनवाएंगे भी। आपको लगेगा कि आखिरकार आज उन्हें धूप लगवाई ही गई, तो उन्होंने किसी के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने सबसे, अपने पराए जितने थे सबसे उन्होंने बदले लिए हैं। बातें भी सुनाई हैं उन्होंने, आप ये कहिए कि ताने भी दिए हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं उनकी, वो सारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ज़रा आज अडयाला जेल के सामने क्या होता रहा वो आपको बता दें। एक तो आज जाहिर है सुहेल अफरीदी भी पहुंचे, इमरान खान की बहनें भी पहुंची, नाकों पर रोका भी गया, वही जो पुराना काम होता है। लेकिन उसके बाद लोग अडयाला जेल के पास पहुंच गए, मुलाकात एक बार फिर नहीं करवाई गई। वही जो फस्तायत है उसी के ऊपर मबनी कार्रवाई को जारी रखा गया। जेल के अंदर से जो हालात हैं वो पिछले व्लॉग में आपके सामने रख चुके हैं कि अब डॉन न्यूज़पेपर खुद से, वो उनकी अपनी रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी का वज़न 20 किलोग्राम कम हो गया है, और उसके साथ साथ उनकी दोनों आंखें जो हैं उनको प्रॉब्लम है, उनकी बिनाई कम हो गई है। जो उनकी दाईं आंख थी, राइट आई, वो तो पहले से ही आपको पता है कि रेटिनल डिटैचमेंट की उनकी सर्जरी हुई। जो बाईं आंख है उसमें भी प्रॉब्लम हो गई है, और अब उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो ये जेल के अंदर से इमरान खान साहब के बारे में हमारे पास कोई खबर नहीं। आप अक्सर कहते हैं उनकी कोई खबर ऐड कीजिए, कोई खबर नहीं, झूठ मैं आपके सामने रख नहीं सकता। कोई खबर उनके बारे में नहीं है। खबर यही है कि आज उनकी बहनों से उनकी मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। इसके अलावा वहाँ पर जेल के बाहर जो बातचीत हुई वो बहुत ही अहम है। बड़े दिनों से हम ये गुजारिश कर रहे थे, आज अलीमा खानम साहबा ने भी वही बात की है। आपको वो बात सुनवा देते हैं, क्योंकि मेरे मुंह से तो आप रोज़ ही सुनते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि क्या बेवकूफ़ाना बातें मैं रोज़ करता रहता हूँ। लेकिन सुनिए वो क्या कहती हैं। आप मुलाकात तो छोड़ें, आप बजट क्यों पास करें? इससे इमरान खान से मुलाकात पहले करें। इमरान खान ने पिछले साल भी कहा था मेरे से पहले डिस्कस करो फिर बजट करो। मैं देखना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपने डेवलपमेंट और लोगों के अंदर कितनी की है। वो इसके ऊपर परेशान थे, लोगों के लिए। सुन लिया आपने, वो वही बात जो हम रोज़ आपके सामने कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बजट पास नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया से पिछली दफ़ा जब अली अमीन गंडापुर वज़ीर थे, वज़ीर आला थे, और उन्होंने भरपूर उस्तादी के साथ, चाबकदस्ती के साथ, मैं तो यही कहूँगा धोखाधड़ी के साथ बजट पास किया था। क्योंकि तब इमरान खान ने कहा था कि बजट पास ना किया जाए जब तक मेरे से मुलाकात ना कर ली जाए। पूरा डिटेल्ड उनके सामने वर्किंग पेपर रखा था। पूरी दुनिया से मैंने एग्जाम्पल्स उठा के उनके सामने रखी थी। कौन कौन से मुल्क हैं जहां पर बजट जो है वो आर्जी तौर पर कम अरसे के लिए पास किए जाते हैं। अगर आपने बजट को ये कहते हैं कि बजट पास ना हुआ तो हमारी हुकूमत गिर जाएगी, तो आप पास कीजिए, लेकिन कंडीशनल पास कीजिए। आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उन्हें इंडिया से एग्जाम्पल्स दी थी, ऑस्ट्रेलिया से एग्जाम्पल्स दी थी, अब मुझे भूल गया। पूरा एक वर्किंग पेपर तैयार करके वहाँ पर प्रेजेंट किया था ग्रुप के अंदर, जो पॉलिटिकल कमेटी का ग्रुप था उस वक्त का, और कहा गया था कि ये बजट पास ना करें। बहरहाल मुख्तसर ये कि उन दिनों में ये बजट जो है ये पास कर लिया गया बहुत जल्दी में, गंडापुर साहब के वक्त पर। अब सुहेल अफरीदी साहब के वक्त पर भी वही हो रहा है। अलीमा खानम साहबा ने आज सवाल पूछा है कि जब इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, कोई सहूलत मैसर नहीं आ रही, तो आप लोगों को बजट पास करने की इतनी क्यों जल्दी है? बजट क्यों भाग भाग के पास करने? दुरुस्त ये उनका सवाल है, हम भी यहाँ से रखते रहते हैं। दरमियानी रास्ता निकालें। हम ये नहीं कहते कि जाके पत्थर में लग जाएं आप, कि आप बजट पास ना करें और आपको रिज़ाइन करना पड़े और वहाँ पर गवर्नर राज आ जाए। ये जहन में रखिए कि अगर वो गवर्नर राज लगा सकते हों या उनके फ़ायदे में हो, तो उनको किसी चीज़ ने नहीं रोका हुआ, वो 5 मिनट में लगा दें। खैबर पख्तूनख्वा में वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते। हो सकता है किसी लेवल पर ले जाकर, हो सकता है किसी लेवल पर इस लेवल की हमाकत भी कर गुजरें, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं करना चाहते। जिस दिन उन्होंने ठान ली तो कोई असम्बली कुछ उनको रोक नहीं सकेगा। ना आप रोक सकते हैं, ना उन्हें स्पीकर रोक सकते हैं, ना असम्बली रोक सकती है। इसलिए इस डर में कि उन्होंने ये कर देना है, वो जिस दिन उन्होंने करना है वो करना है। आपको अपने पत्ते खेलने चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बेहतर करके पेश करनी चाहिए। इसलिए मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि कंडीशनल बजट पास करना चाहिए 1 महीने या 2 महीने के लिए, ताकि वहाँ से आप प्रेशर जो है वो क्रिएट करें और इमरान खान साहब के लिए सहूलत लें।
इसके साथ साथ आपको सरप्लस बजट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अड़ जाना चाहिए कि सरप्लस बजट नहीं पास होगा। और अगर आपने अपने सूबे के लोगों का हक काट के देना है तो फिर सूबे के लोगों की जो उमंगें हैं उनके मुताबिक कीजिए। और सूबे के लोग चाहते हैं कि इमरान खान का इलाज हो, इमरान खान जेल से रिहा हों, जेल क्या इस जो वो अगवा हुए हैं उससे रिहा हों, ताकि उनको कुछ सहूलत मिल सके। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर इस वक्त सुहेल आफरीदी के ऊपर। मेरी दुआ है कि वो ये कर गुजरें और बजट जो है इस तरह से पास ना करें। लेकिन फिलहाल तो जो मुझे लग रहा है कि वहां पर एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया, आप सबको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इस बात में आप ये कहिए कि मसरूफ़ करने में कि वहाँ पर शायद चीफ मिनिस्टर को बदलने की कोई बात है, क्योंकि आज भी लेटर सामने आया MPS का कुछ नहीं होना, यही चीफ मिनिस्टर रहने हैं, यही सब कुछ चलना है, सिर्फ और सिर्फ बजट का वक्त गुजारा जाना है। और ये जो प्रेशर ग्रुप जिसमें अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत जैसे लोगों को इस्तेमाल करके ये प्रेशर ग्रुप बनवाया गया है, इस प्रेशर ग्रुप के ज़रिए से उन्होंने अपने काम निकलवाने हैं। और अपना काम यही है कि बजट पास करवाना है, सब चीज़ें इसी तनख्वाह पर पूरी करवानी है। लेकिन मैं आपके सामने बार बार ये तज्जिया रख रहा हूँ कि मुझे सुहेल आफरीदी तब्दील होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि मुझे उनका कोई ऐसा काम, मैं ये उन पर अटैक नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ अपना तज्जिया दे रहा हूँ जो कि मेरा हक है। मुझे ऐसा कोई काम उनका नज़र नहीं आ रहा जिससे चौधरी साहब को बहुत तकलीफ हुई हो, जिससे वो उनको तब्दील करना चाहें। वो उनको तब्दील करना नहीं चाहेंगे। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान कभी भी नहीं चाहते कि उनके ख़ानदान से कोई भी सियासत में आए। जाहिर है वो अपनी बहनों को अगर उन्होंने सियासत में लाना है तो उन्होंने फैसला करना है, इस बात का कोई और नहीं कर सकता, और वो कर चुके होते। अगर आप उनको लीडर मानते हैं तो आप उनकी कॉमन सेंस या उनकी दूरंदेशी या फैसला साजी को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो अगर उन्होंने अपने ख़ानदान में से किसी को सियासत में लाना होता तो वो बहुत देर पहले खुद से ऐलान कर चुके होते। अगर आपको लगता है कि उनकी मुसीबतों का आपको अदराक है, उनको खुद अदराक नहीं है, तो ये भी फिर आप उनकी जो फैसला साजी है, जो उनकी दूरंदेशी है, उसके ऊपर फिर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल में। क्योंकि अगर वो ये समझते हैं कि शहबाज को या फलां को इस पोजीशन पे काम करना है, इस पे नहीं करना, इस पे सलमान अकरम राजा को करना है, इस पर, तो जाहिर है वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं और उसकी जो नुकसान और फ़ायदा है उसके ज़िम्मेदार भी वही हैं। और दूसरा जुमला ये है कि उनकी बहनें भी नहीं चाहती और वो बार बार इस चीज़ का इजहार कर चुकी हैं। हैविंग सेड दैट, अब ये सारी बात मैंने क्यों की? ये इसलिए की कि ये बात तो एक क्लियर हो गई कि इमरान खान साहब ऐसा नहीं चाहते और बहनें भी नहीं चाहती। और इमरान खान साहब अगर ऐसा चाहते, उनकी सिबलिंग्स हैं, बहनें हैं, उन्हें पता होता कि उन्हें उनसे क्या काम करवाना है या वो क्या काम इफेक्टिवली कर सकती हैं, तो वो उनको ज़रूर जिम्मेदारी देते। सबसे ज़्यादा प्यारी उन्हें ज़ाहिर है अपनी बहनें ही होंगी, और वो उनकी सगी बहनें हैं, उससे ज़्यादा प्यारा उन्हें कौन हो सकता है। तो उनके लिए उन्होंने खुद से ही फैसला करना था जो करना था। और अगर उनका ये फैसला है जो कि हम सबको पता है कि वो नहीं चाहते, तो ठीक है, ये बात तय होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब बहनों ने भी कह दिया कि हम सियासत नहीं करना चाहती और ना कर रही हैं, ना करेंगी, हम अपने भाई के लिए निकली हैं, भाई ने भी कह दिया कि मेरी बहनों ने सियासत में नहीं आना, तो फिर आपको उनकी बात सुनने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब बहनों की जो बात है वो तो सुने ना, अलीमा खानम जो बात कहती हैं वो तो सुने, वो क्या बात गलत कहती हैं। तो जब वो खुद अपने मुंह से कहती हैं मैंने कभी सियासत नहीं करनी, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि मेरी बहनों ने, खुसूसन अलीमा खानम साहबा ने, आप सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि मुझे उन्होंने कहा कि अलीमा खानम के ताबे नहीं होना, मतलब उनका सियासत में कोई लेना देना नहीं, आपने उनसे सुन के फैसले नहीं करने। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आप, अब अगली बात यह है कि लेकिन अगर उसके बावजूद अलीमा खानम हमें कोई अकल की बात बताती हैं, हमसे बड़ी भी हैं, जैसे अभी बजट की बात बता रही हैं, कोई और बात जिसमें खान साहब का फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है, अकल की बात बता रही हैं, तो वो कौन सा कह रही हैं कि मैं सियासत कर रही हूँ या मुझे आप सियासतदान माने। उनकी बात हम सुने, मेरिट के ऊपर अगर बात पूरी होती है तो उसमें करने में हर्ज क्या है। तो इसलिए मैं दोबारा गुजारिश करूंगा सलमान अकरम राजा साहब से भी और सुहेल खान अफरीदी से भी कि अलीमा खानम की बात को गौर से सुनिए। ये जो बजट की वो बात कह रही हैं, ये बहुत ही संजीदा बात है और उनकी बात पर अमल कीजिए। यकीन कीजिए, उनकी किसी बात पर अमल करने से ना उन्होंने सियासत में आ जाना है और ना वो सियासत में आ रही हैं, ना वो आना चाहती हैं, ना दूसरी उनकी बहनें आना चाहती हैं। और अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि बहनों को तो छोड़ दें, ख़ानदान में से कोई और भी सियासत में आना चाहेगा तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि उसका फैसला खान साहब ने खुद ही करना था। उन्हें पता है कि किसको मैंने सियासत में लेके आना है और किसको नहीं लेके आना। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो है खैबर पख्तूनख्वा के नाराज़ अरकान जो हैं, उन्होंने अब आखिरकार चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को ख़त लिख दिया है, जिसमें उन्होंने वही ख़त बखिदमत जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा उन्होंने लंबा चौड़ा मुसलमानों वाला सलाम भी लिखा है। बीच में पूरी वारदात ये है कि जनाब इमरान खान को छुड़वाने का कोई तरीका नहीं अपनाया गया।
इलाज मुआवजे के लिए कुछ नहीं किया गया, मतलब कि सुहेल अफरीदी ने मायूस कर दिया है। ये 23 लोगों ने गालिबन या 21 लोगों ने ख़त लिखा है खैबर पख्तूनख्वा के, और उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि कायद की रिहाई और सेहत से मुतल्लक हमें तशवीश है, कैदी कारकुनान और रहनुमाओं के मसाइल पर हमें तशवीश है, मौजूदा तहरीक की जो मौसर नहीं है वो उसके ऊपर मौसरियत जो है उसके ऊपर हमें तशवीश है, अदालती और कानूनी जो महाज है उसके ऊपर काम अच्छा नहीं हो रहा, उसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है कि कोई तहरीक भी नहीं चल रही और अदालतों में भी कुछ काम नहीं चल रहा। गुड गवर्नेंस और इमरान खान के विजन का नफाज, मतलब कि जो गवर्नेंस है खैबर पख्तूनख्वा में उस पर भी हमें तशवीश है कि वहाँ पर भी काम अच्छा नहीं हो रहा। तो ये उन्होंने अराकीन आज़ाद कह दिया। अराकीन सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने ये ख़त जो है वो चेयरमैन को भेज दिया, सलमान अकरम राजा साहब को इसकी कॉपी भेज दी, जो सेक्रेटरी इतलात हैं उनको कॉपी भेज दी, सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा उनको भी इसकी कॉपी भेज दी। तो ये ख़त लिखा जा चुका। अब वो जो खबरें थीं, अफवाहें थीं, हमने आपके सामने रखना शुरू की थी। अफवाहें खबरों में बदली, खबरें अब इस ख़त में बदल गई। तो ये बात रियलिटी हो गई कि वहाँ पर ये सारी साजिश की जा रही है। नतीजा साजिश का क्या निकलना है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन मनोरंजन तो लीजिए ना। अब आप जो उन्होंने लिखा हुआ है उसको सुनिए तो सही, उस पूरी कहानी को। मतलब इसमें से बहुत सारे जो MPs हैं उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान साहब की सेहत और उनकी जेल में रहने पर बड़ी तशवीश है। आप ज़रा डाटा निकलवाएं, इनमें से कितने हैं जो पिछली दफ़ा से रेगुलर हर मंगल वाले दिन या जुमेरात वाले दिन जेल के सामने आ रहे हैं। आपको शायद ही खाली कोई लोग नजर आएंगे, लेकिन इनको तशवीश बहुत है। तो तशवीश कोई नहीं है, ये सिर्फ ये एक पिंग पोंग का मैच चल रहा है और इसमें बजट भी पास करना है। दोनों पार्टीज़ ने मिलकर बजट पास करना है। इन्हीं दोनों पार्टीज़ ने, जिनके खिलाफ खत लिखा है उन्होंने भी और जिन्होंने खत लिखा उन्होंने भी मिलकर इन्होंने बजट पास करना है और चौधरी साहब को राज़ी करना है। तो मैंने एक दिन आपको पहले कहा था गुस्सा लगना है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मेरी पूरी स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको गुस्सा नहीं लगेगा। मैंने एक दिन खान साहब की मौजूदगी में ये बात कही, कोई बात हो रही थी, कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री पर बात हो रही थी। मैं क्योंकि खान साहब को भी पंजाबी ही समझता हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ पंजाबी में बात भी करते थे, वो लाहौर है तो वो पठान ज़ाहिर है, लेकिन मेरी परसेप्शन, क्योंकि उन्होंने ना कभी हमारे साथ कोई रेसिज्म किया, मैं ये नहीं कह रहा कोई और करता, लेकिन उनके साथ काम करते हुए हमें तो ऐसे ही लगा वो पंजाबी हैं, पठानों को पठान लगते हैं, सिंधियों को सिंधी लगते हैं, इसीलिए शायद वो नेशनल लीडर हैं कि वो कभी कौमियत में जाते नहीं हैं। तो बहरहाल हम बैठे हुए थे, कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, हम 3 ही लोग कमरे में थे और कोई बातचीत हो रही थी। तो मैंने ये कहा कि खान साहब हम पंजाबी, क्योंकि मैंने उनको, क्योंकि जो दूसरी शख्सियत बैठे थे वो बड़े ख़ासुल ख़ास पठान थे, ख़ासुल ख़ास मतलब वो KP से ही रहने वाली शख्सियत, ख़ासुल ख़ास पठान थे वो, तो वो मौजूद थे। तो मैंने, क्योंकि कमरे में वो लाहौर से, आपको पता खान साहब पहले उनकी फैमिली जलंधर में थी, जलंधर से लाहौर आई, तो मैं उनको भी पंजाबी ही, भले आप मेरी कोताही समझिए, लेकिन मैंने ऐसे ही समझा कि मैं और वो 2 पंजाबी हैं कमरे में। तो मैंने कहा खान साहब हम जो पंजाबी हैं हम बहुत जल्दी लेट जाते हैं और हम अगर थोड़ा सा ओवरऑल, ये कोई चौधरी निज़ामुद्दीन से रिलेटेड बात नहीं हो रही थी, जनरली बात हिस्ट्री की हो रही थी और हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में बातें हो रही थी पाकिस्तान बनने से पहले, और वो तमाम तारीखी बातें हो रही थी। तो मैंने कहा कि हम पंजाबी जल्दी लेट जाते, थोड़ा सा अगर हम खड़े हों तो मामलात बहुत तब्दील हो जाए। अब तो हम यहाँ इस मुल्क में तो हम बड़ी मेजॉरिटी में हैं। तो इससे पहले कि खान साहब कुछ कहते तो जो राइट हैंड पर बैठे हुए थे, मैंने आपको बताया कि बड़े ख़ासुल ख़ास पश्तून है वो, तो वो हंस पड़े और मुझे कहते हैं मड़ा आपको गलतफहमी है, हम आपसे कम नहीं हैं। जब हम ज़मीर बेचते हैं ना तो फिर खुदा की पनाह है, फिर आप भी पीछे रह जाते हैं। तो अब इसमें पठान भाइयों ने ये नहीं गुस्सा करना कि मैं उनको बुरा कह रहा हूँ, मैं पहले अपने आप को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे बुरे हाल हैं, और मैं कह रहा हूँ मुझे लगता था सारी ज़िंदगी में सोचता रहा कि आपके बड़े आला हाल हैं। अब मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इस हमाम में सभी एक जैसे नंगे हैं, हम सभी एक जैसे हैं, बस वो शराब की बोतल, ये मैं मेटाफोरिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली कि शराब की बोतल, बहरहाल बोतल जब तक खुली नहीं या मुयस्सर नहीं तो सभी कहते हैं मैं पीता नहीं। जैसे ही उसका ढक्कन खुलता है तो फिर क्या गंडापुर, क्या शहबाज गिल, क्या कौन कौन जिसके हथे चढ़ती है वही गिलास भर के उसमें से पीता है जिसको मौका मिलता है। तो एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई पंजाबी रहा, ना कोई पठान रहा, ना कोई और रहा, ये सभी इस वाले मामले में अब 100% लोग नहीं है, जाहिर है हर जगह में। अब पंजाब में अगर 60% 65% आबादी है तो बुराई भी ज़्यादा नज़र आएगी, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी कम है तो बुराई भी कम नज़र आएगी। लेकिन अगर परसेंटाइल निकालें, परसेंटेज वाइज अगर देखें तो हम सबका तकरीबन बराबर हाल है। जो कुछ गलत फहमियाँ थी वो अब दूर हो गई हैं, आने वाले दिनों में आपको मज़ीद दूर होती हुई नज़र भी आएंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे कायदे किल्लत पहुँचे माशाल्लाह से गिलगित बल्तिस्तान, अल्लाह उनको तत्ती हवा ना लगने दे, क्योंकि बहुत ही आजकल तो चूज़े से लग रहे हैं, बड़ा उनको ढाम शाम के रखा जाता है। आजकल आज उन्हें दोबारा धूप लगवाई गई। सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ पर लोगों को बताया कि मैं पंखों वाले जहाज़ पे आया हूँ। किस पर?
पंखों वाले जहाज़ पर। उन्होंने गिला ये किया कि मेरी बेटी ने मुझे जहाज़ नहीं दिया, तो पंखों वाले जहाज़ पर आए। मसला ये था कि पूरी जंज साथ लेके जानी थी, पंखों वाले में ज़्यादा बंदे आ जाने थे, उसमें ज़रा बंदे कम आते हैं, इसलिए पंखों वाला जहाज़ मियाँ साहब लेके गए। इस्लामाबाद मियाँ साहब जो हैं वो उसी जहाज़ पर आए थे, बाजी वाले पे ही। तो हमें आप चे ना बनाएं मियाँ साहब, आपने तो वैसे पूरी उम्र से ही कौम को चे बनाया है, लेकिन ऐसे ना कीजिए। हमारे पास डाटा मौजूद है कि आप मरियम साहबा के जहाज़ पर ही तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद, और आप आते हैं उनके साथ सफ़र करते हैं। आप इसको अगर डिनाई करते हैं तो बताइए, लेकिन वहाँ ही मेड अ पॉइंट कि मैं आज पंखों वाले जहाज़ पे आया हूँ। खचरे बड़े हैं मियाँ साहब, तरीका वारदात उनका। फिर उन्होंने कहा कि कसूर आप लोगों का भी है, जो मेरे जैसे बंदे का देश निकाला होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया, कायदे इनकलाब या कायदे किल्लत कहना जो भी। अच्छा, अब इसके ऊपर पीटीआई के अकाउंट्स ने क्या लिखा है कि आप डील करके भागे थे, आप खुद। अच्छा, अब ज़रा इस पर मैं आज से 2 जून से नज़रसानी करना चाहता हूँ। मिलिट्री जर्नल्स क्या चाहते हैं, वो एक सियासी आदमी को पकड़ते हैं। अब यही समझे सदर ओबामा है, ओबामा सदर बने बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ की फ़ौज ऑफिस में जाती है, इनका एक मेजर या कर्नल मुंह पे रख के थप्पड़ देता है, नीचे गिराता है, हथकड़ियाँ लगाता है, तशद्दुद करते हैं, जहाज़ में डाल लेते हैं। ओबामा साहब जो हैं वो कोई टेररिस्ट हैं, वो आधे घंटे के बाद क्या करेंगे, डील ही मांगेंगे ना, या 2 घंटे बाद डील मांगेंगे। अगर तो इमरान खान की तरह का कोई होगा तो वो डट जाएगा, वो कहेगा मार दो, नहीं डील मांगनी। तो ये तो इमरान खान की एक मॉरल और इंटेग्रिटी की सुपीरियरिटी है ना, तो उसको तो वहाँ पर हैंग कर लें, ठीक है। लेकिन जो दूसरे सारे हैं, नवाज शरीफ साहब हो गए, दूसरे सारे लोग हो गए, उनसे हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मारें भी खाएं और ये सब कुछ खाएं। ये जब हम ताने देते हैं डील करके भाग गया, डील करके भाग गया, डील करके भाग गया, क्या करता? और वो नवाज शरीफ क्या करता? अटक के किले के अंदर जाके फेंक दिया एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, क्या करता वो मुझे आप बताइए। और कल को किसी और के साथ करेंगे, वो क्या करेगा? वो सारे सियासतदान सारे इमरान खान हैं। यही तो मैं आपको कहता हूं कि वो वन एंड ओनली है, और वो खड़ा हो गया। आप में से भी आधे से ज़्यादा दिल पे हाथ रखिए, ज़रा दिल पे हाथ रख के ज़रा अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपने आप से पूछिए, आप होते तो आप क्या करते? नवाज शरीफ ना बनते। तो नवाज शरीफ हम में से तकरीबन हम 90% सारे नवाज शरीफ ही हैं, लेकिन हम उसके साथ नफरत बड़ी करते हैं कि वो डील करके भाग गया। सही किया उसने, उस हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कौन से नजरियाती तौर पर सियासत पे आए थे? वो जो आए थे उनके हशर देख लीजिए क्या है, और आगे भी क्या हशर करना है, और हम कितना उस हशर के खिलाफ खड़े होते हैं वो भी आप देख लीजिए। मैं कोई गिला नहीं कर रहा, जाहिर है लोग खड़े भी हुए, वोट भी डाला, लोग मोहब्बत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि जब हम ऐसे रगेते हैं ना, नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, दूसरे भुट्टो हो, दूसरे लीडरान को, तो मौज किसकी लगती है? चौधरी निज़ामुद्दीन की। वो चाहता क्या है चौधरी निज़ामुद्दीन? जूता एक है, वो चाहते हैं कि उसी जूते को उठा के पीटीआई वाले नून लीग के सर पे मारें, उसी जूते को उठा के नून लीग वाले पीटीआई के सर पे मारें, फिर पीटीआई वाले पीपल्स पार्टी के सर पे मारें, फिर पीपल्स पार्टी वाले पीटीआई के सर पे मारें, और हम बैठे देख के कहेंगे देखिए कितने करप्ट है, ये कितने बुजदिल हैं, करप्ट हैं, कंप्लेसेंट है, इनका सेक्सुअल कैरेक्टर भी ठीक नहीं है, इनका मॉरल कैरेक्टर भी ठीक नहीं, इनका मजहब भी ठीक नहीं है, इनकी जिनसी हरकतें भी ठीक नहीं है। ये हमारे जर्नलों का कारनामा है। तो नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, आप मुझे बताइए कौन है जो उस वक्त इमरान खान के अलावा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वन एंड ओनली है ना। और अब आप बताइए कि कौन है जिसकी बीवी के साथ ये सलूक किया जाए तो बर्दाश्त कर ले, कौन है जिसकी बहनों के साथ ये सलूक किया जाए तो बर्दाश्त कर ले, कौन है जिसके अपने साथ ये सलूक किया जाए तो बर्दाश्त कर ले, आंख की बिनाई आप छीन लें और वो बर्दाश्त कर ले। आप क्यों नवाज शरीफ को उस पेडिस्टल पर ले जाना? उस बेचारे ने तो कभी खुद नहीं कहा कि मैं उस पेडिस्टल का आदमी हूं। वो तो आपने उन्हें लीडर माना हुआ था, उन्होंने तो नहीं कहा था कि मैं इस तरह का लीडर हूं। अभी भी वो आपसे गिले कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे, मेरे साथ आप क्यों नहीं खड़े हुए? हालांकि हामिद मीर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि गिला आप गिलगित बल्तिस्तान जाके कर रहे हैं या लाहौर वालों के साथ जाके करें। अब लाहौर वालों से क्या करें? वहाँ तो यास्मीन राशिद साहबा से वो हार चुके हैं, वहाँ तो फॉर्म 47 की इलास्टिक, वो एक मेरे साथ एक ड्राइवर होते थे, ड्राइवर साहब होते थे मेरे साथ, एक मेरे साथी दोस्त मेरे, वो अलाशकट कहते थे, तो अलाशकट पहनी हुई है उन्होंने फॉर्म 47 की। तो वो वहाँ पर वो बेचारे क्या करें। नवाज शरीफ साहब की तो हालत ये है कि वो गांव में छोटे बच्चे जब अंगूठा चूसते थे तो वो जाहिर है उससे उनके दांत भी ख़राब होते थे, पूरे का पूरा जॉ का स्ट्रक्चर भी ख़राब होता था, और माड़े गांव के लोगों के पास ब्रेसेस वगैरह के तो चक्कर होते ही नहीं थे। इसलिए आप देखें जो पुरानी इंडिया की फिल्में देखी उसमें जितने हीरो हीरोइन हैं सभी के दांत टेढ़े होते थे। अब ज़रा मॉडर्न ज़माने में लोगों को समझ आई है, मतलब उससे मैं हवाला ही देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही था, हम लोग भी ऐसे ही थे सारे, बस टेढ़े दांतों के साथ ही फिरते फुरते रहते थे। अब ज़रा ज़माना आ गया जिसके अंदर दांत शांत भी सीधे करवाने की होश आ गई है। अशराफिया को तो पहले से थी, आम लोगों को भी आ गई है। बहरहाल वापस आते हैं इस बात पे कि वो गांव में बच्चे जो है अंगूठा मुंह में डाल के चूसते थे। अब माएँ क्या करती थी, या तो अंगूठे के ऊपर कुछ लगा दें, बच्चे बड़े तेज़, अंगूठा धो देते थे, फिर वो कड़वी चीज़ लगाते, फिर अंगूठा मुंह में डालते थे। तो माएँ क्या करती थी कि वो उनकी अलास्टिक नहीं,
लाशकट जो है, मेरे वो ड्राइवर साहब कहते थे, वो ढीली कर देती थी पजामे की। तो वो जब बच्चा चलता फिरता था, भागता, तो पजामा नीचे गिरता था। तो बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा सा 3-4 साल का, तो वो कॉन्शियस होता है कि वो नंगा ना हो। तो वो एक हाथ से उसने हमेशा अपना पजामा ही पकड़ा होता था, तो एक हाथ कम अज़ कम मसरूफ़ होता था, तो फिर उससे मुंह में हाथ जाने का चांस ज़रा कम हो जाता था। तो ये माओ की टेक्निक थी। तो यही पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने नवाज शरीफ साहब के साथ किया हुआ है। उनकी इलास्टिक ढीली की हुई है, उनका हाथ बेचारों का अंगूठा जो है वो नहीं चूस सकते, गिले करते फिर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, और जब मुझे निकाला तो आप लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। आगे सुनिए, फिर वो कहते हैं कि ये यहाँ सड़कें टूटी हुई, इतने बड़े बड़े खड्डे में आया हूँ, मेरा दिल टूट गया देख के। फिर हमने यहाँ मोटरवे बनाए, हमने यहाँ एयरपोर्ट बनाए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे भुला दिया। मैंने आपको नहीं बुलाया, लेकिन आप लोगों ने मुझे भुला दिया, मेरे साथ आप खड़े नहीं हुए, गिले करते रहे कि मुझे क्यों निकाला। फिर वहाँ नारे लगे, आपको सुनवाते हैं अभी। फिर वहाँ पर नारे लगे, वो एक बंदे ने उन मियाँ साहब को गुस्सा ही कर दिया। उसने सबसे पहले, मियाँ साहब से भी पहले, नॉर्मली तो होता है ना कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, नवाज शरीफ जिंदाबाद। उसने सबसे पहला नारा लगा दिया, जनाब पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, मतलब आसिम मुनीर साहब का आजकल नारा तो वही है ना। उसके पीछे फिर मियाँ साहब का नारा लगा, उसके पीछे किसी और का, फिर और का, अब मरियम साहबा का भी लगा, और उसके पीछे पास अफजर का। जब पास अफजर का नाम आया तो मियाँ साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा बस करो, किसी का नाम रहने भी दो, तुम नारे लगाते जा रहे हो, आपको सुनवाते हैं चल के आगे उनका वो। उन्होंने कहा बस कर यार, किसी का नाम तो रहने दो। उसके अलावा और भी बड़ी सारी बातें उन्होंने कही। फिर एहसन इकबाल साहब ने वहाँ पर अखीरी कर दी। उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कितने मेगावाट, उन्होंने कहा इतने मेगावाट बिजली लगाना तुम्हारे दाएं हाथ का काम है। एहसन इकबाल साहब, हमें नहीं पता, 2000 अरब कैपेसिटी पेमेंट में देना पड़ रहा है आप लोगों की चोरियों की वजह से। हमें पता ही आपके दाएं हाथ का। आप लोग तो अभी भी उतावले हैं 26,000 मेगावाट की नई कैपेसिटी, या 15,000 या 26,000 बताएंगे कल या परसों आपको। आप तो अभी भी उतावले हैं नए बिजली घर लगाने के। अब तो कौम की बस हो गई है, सारे हाथ जोड़ रहे हैं। तो आपका ये दाएं बाएं हाथ का नहीं, बल्कि आपका तो जनाब एक फूंक का काम है। एहसन इकबाल साहब, माल पानी जिस चीज़ में से मिलता हो उसको तो आप लोग ऐसे लगा देते हैं। लेकिन ये ज़रा नवाज शरीफ साहब ने आज वहाँ चुटकुले क्या छोड़े हैं, सुनिए। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने। सुन लो जरा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले। उससे पहले 2017 में सर। 2017 में। 2007, 9 साल हो गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हाफिज हमीद उर्रत, कैप्टन सफदर। ठहर जाओ। आपको छोड़ भी दो किसी का नाम। खुद भी पंखों वाले जहाज पे आया हूँ। ये 200 मेगावाट तो बिजली लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। ये 200 मेगावाट तो बिजली लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तेरे दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? तेरे दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? वाले जहाज में आए, खुद भी पंखों वाले जहाज पे आया हूँ। सुन लिया आपने। तो आपको कसर रह तो नहीं कि मियाँ साहब ने वहाँ पर पूरा रोना धोना किया है। तो कायदे किल्लत यही कहते रहे हैं कि मैं हमेशा हक सच का साथ देता रहा हूँ। मैं बहरहाल उन्होंने सारी बातें यही की। एक दफ़ा फिर मैं इसको ज़रा सम अप कर दूँ कि जब हम नवाज शरीफ की तहकीर करते हैं, मेरे ख्याल में तो अब नहीं करनी चाहिए। मैंने जो ये सब कुछ देखा, समझा और सुना है, उसमें या तो बंदा इमरान खान हो। अब इमरान खान तो हर बंदा नहीं हो सकता, तो अगर इमरान खान ना हो तो फिर क्या है? फिर सब ने यही बनना है। क्या वजह है कि बेनज़ीर ने भी यही किया, सभी ने यही किया। इमरान खान अकेले जो थे वो ज़ाहिर है भुट्टो साहब जाना चाहते थे बाहर, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया था। मैं उनकी तहकीर नहीं कर रहा, लेकिन उनको बाहर से लेके जाना चाहते थे लोग। अभी भी कुछ एक आध मुल्क हैं जिन्होंने ये कोशिश की कि अगर इमरान खान चाहे तो हम बात करते हैं। जब वही नहीं चाहता, मैं नॉर्मली उन्हें चाहते ही कहता होता हूँ, बदतमीज़ी नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ जुमले में चाहता ही लगता है। तो जब इमरान खान नहीं चाहता तो कोई कैसे ले जाएगा? वो कहते मैंने नहीं जाना। तो अब इमरान खान एक है, तो बाकी जो है इनको जब हम एक दूसरे को छतर छुतर मारते हैं तो इससे जर्नलों की मौज लगती है। तो ज़रूर नवाज शरीफ साहब ने जो करप्शन की उस पर बात करें, लेकिन ये जो अटक जेल में उन्हें डाल के उनके रुलाया, उनके साथ जो कुछ किया, उस पर अगर वो डील करके मुल्क से बाहर चले गए, भाग गए, जो भी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, वो चले गए, तो और वो करते क्या और छोड़ते क्या? हमारे जर्नल्स किसी हद तक वो रुकते तो नहीं है ना कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फिजिकली आपने हथकड़ी नहीं लगानी, कोई लेवल तो नहीं है ना। तो जब दूसरी तरफ से बेशर्मी का लेवल ही कोई नहीं है, तो फिर वो दूसरे वाले कहते हैं कि चलो यार फिलहाल जान छुड़वाओ, अगली दफ़ा फिर इनके साथ डील कर लेंगे। यही उनकी मजबूरी है। वो चाहते हैं कि तुम नवाज शरीफ बनो, इमरान खान से कहते हैं। इमरान खान नहीं बन रहा, तो उनको भी लगता था कि ये भी बन जाएंगे नवाज शरीफ। आगे बढ़ते हैं जी। खातून अव्वल मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा भी पहुंच गई हैं, बिलावल साहब भी वहीं हैं। शर्मिला फारूकी कहती हैं कि मुझे लगता है कि इस दफ़ा फिर चोरी हो जाएगा इलेक्शन।
एक बार फिर वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी चोरी हो जाएंगे। ये भी पर आपने गौर करनी है कि मतलब पहले वाले चोरी हुए हैं, ये भी हो जाएंगे। फिर शौकत बसरा, नईम पंजोता, जहीर बाबर साथ जा रहे थे सलमान अकरम राजा के, उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में जैसे ही वो दाखिल हुए उन्हें गिरफ्तार करके सूबा बदर कर दिया गया। सबको इजाजत है, कायदे किल्लत को भी इजाजत है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को वहां पर किसी किस्म की इजाजत नहीं है। कमर दिलशाद साहब ने एक दफा फिर जर्नल्स को पैगाम दिया है कि इमरान खान के दौर में जीबी में इलेक्शन हुए थे, इसमें मरियम सफदर भी गई थी, बिलावल भुट्टो भी गए थे, सब ने तकरीरें की थी। रिजल्ट आने के बाद किसी ने नहीं कहा कि धांधली हुई। अब भी सबको मौका है, इलेक्शन खुला छोड़ दें, क्योंकि हमारे हमसाए ने इस खित्ते पर नजर रखी हुई है। नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, कमर दिलशाद साहब हमारे जर्नल्स जो हैं वो कभी भी नहीं सुनेंगे, वो कभी भी इस बात के ऊपर अकल नहीं करेंगे कि वो इस सारे मामले को एक दफ़ा फिर होश के नाखुन लें कि ये क्या हो रहा है। आखिर पर आपके सामने रखते हैं आखिरी खबर, और वो ये कि असद तूर और सदीक जान ये समझते हैं कि नून लीग सिर्फ देख रही है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर उन्हें इलास्टिक वाली शलवार पहना दे, मतलब उनको झुर्रू फिरा हुआ है, कहीं से वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो चाहते हैं कि उनको कोई जितवा दे, और शहबाज शरीफ को इस काम के लिए छोड़ा गया है। दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी को भी उम्मीद है कि फॉर्म 47 उनको मिलेगा। तो ये इलेक्शन अवाम में नहीं लड़ रही दोनों पार्टियां, ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने लड़ रही हैं। वहां पर तो सिर्फ इसलिए गई हैं कि अपने अपने कर्नल ने ये कहा है कि यार जाके कैंपेन तो करो, अगर तुम्हें जिताएं तो कहने वाले तो हो कि तुम लोगों ने कैंपेन की थी, खुद से जीत गए हो। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।